मित्रों नमस्कार। लास्ट वीडियो में हमने शीत चक्र पूरा कर लिया था, लेकिन शीत चक्र केवल सभी प्रकार के पादपों में होता है और एक ही चक्र द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, जो अधिक तापमान को सहन करने वाले जो पादप हैं, जो रेगिस्तान में उगने वाले पादप हैं, या जैसे मक्का, बाजरा, गन्ना, अमेरैंथस, यूफोर्बिया और कुछ खरपतवार, ये ऐसे पादप हैं जिनमें दो प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। तो जब दो प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मतलब अप्रकाशिक अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्थिरीकरण है वो दो बार होता है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में। तो सबसे पहले ये इन पौधों में किस प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं उसकी चर्चा करते हैं, और फिर एक और चक्र चलता है जिसको C4 चक्र कहते हैं। तो वो C4 चक्र क्या है उसके बारे में भी आज चर्चा करते हैं, समझे। मक्का, बाजरा, गन्ना, एमेरेंथस, यूफोर्बिया और खरपतवार, ये जो पौधे हैं, गन्ना ये एक बीजपत्री है या मोनोकोटिलिडनस प्लांट है, और एमेरेंथस, यूफोर्बिया, खरपतवार कुछ है वो द्विबीजपत्री या डाइकोटिलिडनी प्लांट है। ठीक। अब इन पौधों में क्या होता है, अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है। क्यों होती है, समझे। क्यों लवक पाए जाते हैं, जो पर्ण मध्योत्तक या मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं उनमें हरित लवक छोटे आकार के और ग्रेना बड़े और सुविकसित होते हैं। लेकिन जो पुलाच्छद कोशिकाएं होती हैं, मतलब बंडल अच्छद होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम होते हैं, उस वेस्कुलर में उस वेस्कुलर जो सेल्स होती है, पुलाच्छद कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में हरित लवक तो बड़े आकार के होते हैं, लेकिन ग्रेना बिल्कुल छोटे होते हैं या फिर अनुपस्थित भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पर्णमध्योतक कोशिकाओं में CO2 का अपचयन, CO2 का स्थिरीकरण अलग प्रकार का होता है, और पुलाच्छद कोशिकाओं में CO2 का स्थिरीकरण अलग प्रकार का होता है। तो दो प्रकार से होता है। और जिन कोशिकाओं में जिन पादपों में ये दोनों प्रकार की के हरित लवक पाए जाते हैं, ऐसे पादपों को क्रेंज शारीरिकी वाले पादप या C4 पादप के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज तो आपको ये याद रखना है, एक बीजपत्री पादप कौन कौन से हैं जिनमें C4 चक्र चलता है, द्विबीजपत्री पादप कौन से हैं जिनमें C4 चक्र चलता है, पर्णमध्योतक कोशिकाओं में हरित लवक छोटे और ग्रेना बड़े, पुलाच्छद कोशिकाओं में हरित लवक बड़े लेकिन ग्रेना या तो अनुपस्थित या छोटे होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जिन पादपों में पाई जाती है, इस व्यवस्था को क्रेंज शारीरिकी कहते हैं, और जिसमें यह क्रेंज शारीरिकी पाई जाती है वो C4 पादप कहलाते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब इनमें CO2 का स्थिरीकरण दो बार कैसे होता है वो समझें। तो इस चक्र की खोज सबसे पहले हैच और फ्लेक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसको हैच फ्लेक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें कार्बन डाइस्थिरीकरण का जब यौगिकी का स्थिरीकरण होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो सबसे पहला जो मुख्य उत्पाद बनता है, स्थायी उत्पाद बनता है, वो 4 कार्बन युक्त होता है, इसलिए उसको C4 चक्र भी कहते हैं। समझे क्या होता है। ये एक कोशिका बनाई है जिसका नाम है पर्णमध्योतक या मीजोफिल सेल, और ये दूसरी कोशिका है जिसको अपन पुलाच्छद कोशिका या वेस्कुलर बंडल की कोशिका कहते हैं। ठीक। तो सबसे पहले पर्णमध्योतक की जो कोशिका होती है, मीजोफिल सेल होती है, उसमें फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, PEP का मतलब होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, यह 3 कार्बन युक्त संरचना है। सबसे पहले वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को के एक अणु को पर्णमध्योतक में उपस्थित फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, जो कि 3 कार्बन युक्त संरचना है, उसको ग्रहण करता है। मतलब कार्बोक्सिलीकरण की क्रिया हुई, कार्बन डाइऑक्साइड का पहला स्थिरीकरण यहाँ हुआ, जिससे 4 कार्बन युक्त यौगिक का निर्माण होता है। उसका नाम है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसका नाम क्रेब्स चक्र में भी आया था। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड सबसे पहला उत्पाद है, इसलिए, और यह 4 कार्बन युक्त है, इसलिए इसको C4 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में सबसे पहले CO2 का स्थिरीकरण हुआ, किसने ग्रहण किया, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, और 4 कार्बन युक्त यौगिक कौन सा बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड।
तो CO2 का पहला स्थिरीकरण यहाँ पर हो जाता है। तो यह चक्र जो है वो C4 चक्र कहलाता है। ठीक है, ये C4 चक्र है पूरा। अब आगे क्या होता है, यह ऑक्सैलोएसिटिक एसिड तुरंत ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का अपचयन होता है। अपचयन के लिए हाइड्रोजन को ग्रहण करना होता है, तो उसको हाइड्रोजन कौन देगा, तो NADPH प्लस H+ जो है ये कहां से आए, वो जो प्रकाशिक अभिक्रिया में रॉ मटेरियल बनाता वही, तो वहां से NADPH प्लस वापस NADP में बदलते हैं। ये हाइड्रोजन ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ग्रहण करता है, जिससे वह मैलेट में बदल जाता है। यह मैलेट तुरंत ही पर्ण मध्योतक कोशिकाओं से पुलाच्छद कोशिकाओं में ट्रांसफर हो जाता है। पुलाच्छद कोशिकाओं में जाते ही यह मैलेट दो भागों में टूट जाता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा पाइरुवेट। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और दूसरा पाइरुवेट बनाता है। तो पाइरुवेट तो पुनः पुलाच्छद कोशिकाओं से वापस पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में आ जाता है, और जो CO2 है, यह CO2 का अब दोबारा स्थिरीकरण होता है, दोबारा यौगिकीकरण होता है, और दोबारा यौगिकीकरण किसके द्वारा होगा, C3 चक्र द्वारा। तो C3 चक्र द्वारा होगा, तो इस CO2 को सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा, C3 चक्र में राइबोलोज बाइफास्फेट, उससे फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, जिससे वापस राइबोलोज बाइफास्फेट और सुक्रोज का अणु मुक्त होगा। मतलब पुलाच्छद कोशिकाओं में C3 चक्र चलता है और पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में C4 चक्र चलता है। तो CO2 का उपयोग तो दोबारा स्थिरीकरण में C3 द्वारा हो जाता है, और पाइरुवेट वापस पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में प्रवेश करता है, वहां पे पुनः एक फास्फेट अणु का उपयोग करता है ATP के द्वारा, और पाइरुवेट जो है वो फास्फोइनोल पाइरुवेट में बदल जाता है। यह फास्फोइनोल पाइरुवेट C4 चक्र को चलाने में वापस काम में आ जाता है। तो इन प्रकार के पौधों में C4 चक्र वाले पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण दो बार होता है, पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में फास्फोइनोल पाइरुवेट द्वारा और पुलाच्छद कोशिकाओं में राइबोलोज बाइफास्फेट द्वारा। यानी पर्ण मध्योतक कोशिका में C4 चक्र चलता है और पुलाच्छद कोशिकाओं में C3 चक्र चलता है। क्लियर। दूसरी चीज, C4 चक्र में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण दो बार होता है, तो वायुमंडल की ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण हो जाता है। पहली चीज तो ये। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि C4 चक्र चलाने वाले जो भी पौधे होते हैं, वो पौधे अधिक तापमान को सहन करने वाले होते हैं। मतलब 40 डिग्री तापमान भी उसके लिए अनुकूल तापमान होता है। अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहती है। गर्मी के दिनों में जब तापमान 40 और 50 डिग्री तक चले जाता है, ऐसी स्थिति में जो C3 चक्र चलाने वाले जो पौधे होते हैं, जो सामान्य पौधे होते हैं, उनमें हरित लवक नष्ट होने लग जाता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपेक्षाकृत कम होती है और रुक जाती है। लेकिन उस 45 और 50 डिग्री तापमान पर भी C4 पौधे आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं। यह C4 पौधों का सबसे महत्वपूर्ण फायदा है। तो मित्रों, आपको C3 चक्र लास्ट वीडियो में बताया था, और आज ये C4 चक्र मैंने बताया। तो आपको कैसा लगा यह आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।